कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसका बच्चों 7.2 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। 7.2 का पहला पार्ट फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने। उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था सेक्शन फार्मूला का, और साथ में हमने इसी एक्सरसाइज के टोटल 5 क्वेश्चन किए हुए थे 1 to 5। इस वीडियो में हम बाकी के 5 क्वेश्चन जो हमारे 6 to 10 रह गए हैं हम उसको कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप सब अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे एक आपका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि सेक्शन फार्मूला किस तरह से अप्लाई करना है, पूरा डिटेल उसमें बताया गया है। तब जाकर आपको ये वीडियो बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram. Take in order, find x and y. बच्चे ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स 4 कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, उनके किनारे हैं, और हमें कहा गया है कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करी। पैरेललोग्राम में कुछ न कुछ राज तो है, हमें यहीं से इसी को हिंट लेकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले तो हम एक स्ट्रक्चर रफली स्ट्रक्चर पैरेललोग्राम बना लेते हैं और इसमें उनकी वर्टिसेस की प्लॉटिंग करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। चलिए फटाफट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास कोऑर्डिनेट जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, हमारे पास पहला नाम दे देते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए 1, 2, सेकेंड कोऑर्डिनेट बी तो 4, y, थर्ड कोऑर्डिनेट सी तो x, 6 एंड 7 कोऑर्डिनेट जो हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है डी जो कि हो गया 3, 5। तो हमारे यहाँ 4 कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे नाम दे दिए ए बी सी डी। एक रफली स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, उसी भी तरीके का। ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब ए का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 4, y, सी का कोऑर्डिनेट हो गया x, 6 एंड डी का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 5। ठीक है। अब x और y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है कैसे भी करके। तो बच्चों यहाँ पे पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने 9th क्लास में पैरेललोग्राम की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है इक्वल हिस्सों में बांटता है। कहने का मतलब अब जैसे ये डायगोनल है, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी जो यहाँ पर कट लगा रहे हैं तो इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स कि यहाँ पर जो पॉइंट मिलने वाला है हमें, यहाँ पर जो हमें x और y की वैल्यू मिलने वाली है ना इस पॉइंट की, वो क्या होना है, दोनों का सेम होना है। तो याद रखिए कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। तो जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये बात तो आपको याद रखनी, ये हमारा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है जो हमें याद होनी चाहिए। अब इसी के बेसिस पे हम देखेंगे। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स कि यहाँ पे जो मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, जो मिड पॉइंट ऑफ ए सी है और जो मिड पॉइंट ऑफ बी डी है, दोनों क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ
द midpoint of AC equal to coordinate of the midpoint of BD, coordinate of the midpoint of BD। ठीक है, तो ये दोनों का यहाँ पे हम देखें ध्यान से, तो ये AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे दोनों के मिड पॉइंट क्या होने वाले हैं, बराबर। तो मिड पॉइंट का हम फॉर्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला तुम्हें पता है, सेक्शन फॉर्मूला से ही तो बना था मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो अगर हम सिंपली देखें यहाँ पर AC का मिड पॉइंट, तो यहाँ हम ब्रैकेट बना लेते हैं। पहले AC के मिड पॉइंट की बात करते हैं, AC का मिड पॉइंट। तो बच्चों हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये AC के लिए। उसी तरीके से इक्वल, अब हम यहाँ पर ये हमारा जो BD है, BD के लिए, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास x1 बच्चों हमारा 1 है, तो 1 प्लस x2 हमारा सिंपली x है, तो x अपॉन 2 कॉमा y1 हमारा 2 है एंड y2 हमारा 6 है। ये हो गया, प्लॉटिंग हो गई। यहाँ पर देखिए, अब हम BD की बात करते हैं। BD में हमारा x1 4 एंड x2 3 अपॉन 2 एंड y1 हमारा y है एंड y2 हमारा 5 है अपॉन 2। अब देखिए, ये तो कैलकुलेट नहीं हो सकता ना ये पर ये तो कैलकुलेट हो सकता है। और हम क्या करने वाले हैं, ये पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, x के बराबर और y के बराबर। ये आप देख रहे हैं, ये चीज़ आपस में बराबर होगा, ये चीज़ आपस में बराबर होने वाला। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एक स्टेप और। तो 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 6 और 2 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4 और 3 7 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको आपस में बराबर कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल में है। तो ये कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, इनके जो x भी और y भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2। ठीक है, 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2। क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 प्लस 2x एंड 7 2 जा 14। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास x इक्वल टू कितना हो गया, 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया काफ़ी इजीली। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, हमारा यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 6 हो गई। उसी तरीके से यहीं पर साइड में हम y को भी देख लेते हैं। तो 8 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू वाई 2y एंड 5 2 जा 2 इंटू वाई 2y 5 2 जा 10 8 2 जा 16। 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू बच्चों 3। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू पूछा गया था। हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 3। काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन था, बट अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इम्पॉर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है और आसान भी है, देख लिया आप सबने। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज सेंटर 2, -3 एंड बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 4। ए का कोऑर्डिनेट हमसे पूछा गया है। बच्चों यहाँ पर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। दोनों ही फॉर्मूले से हमारा यहाँ पर आंसर सेम ही आएगा। मैं लॉजिक बताता हूँ दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पे क्यों अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ हमें पता है। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चन नंबर 7 में डायग्राम बना लेता हूँ आपके लिए। ये सर्कल है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, और ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। क्वेश्चन में बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्वेश्चन में बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 4, ठीक है। और सेंटर मान लीजिए ये ओ है, सेंटर ओ है और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 2, -3। हमें कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एक्स, वाई। ये ए का कोऑर्डिनेट हमें कहा गया फाइंड करो। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला लगाने का मैं बता रहा हूँ रेशियो, क्योंकि हमें यहाँ रेशियो पता है। क्वेश्चन ने भले दिया नहीं बट पता है, हमें पता तो है कि जो डायमीटर होता है हमारा, अब ये हमारा डायमीटर है ए एंड बी, तो इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये भी आर, ये भी आर, क्योंकि जब ए बी हमारा डायमीटर है, ए बी हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर आर प्लस आर है ना। डायमीटर क्या, आर प्लस आर, तो यहाँ 2r, तो डायमीटर आर प्लस, यहाँ पे सेम ही तो है, 1:1 ही नज़र आ रहा है ना, r:r, r:r मीन्स कि 1:1। तो यहाँ तो हमें रेशियो पता है ऑलरेडी, 1:1 में ही सेंटर डायमीटर को बांट रहा है। तो हम सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ना, मतलब कि उसमें प्लॉटिंग करने में टाइम। तो सिंपली हम क्या करें, मिड पॉइंट लगाकर भी हमारा आंसर यहाँ पर निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है ना कि सेंटर जो है वो मिड में ही है, क्योंकि 2 इक्वल हिस्सों में बांट रहा है ना ये सेंटर डायमीटर को। तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो बेहतर लगता है आप कोई भी अप्लाई करो, मैं यहाँ मिड पॉइंट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो मिड पॉइंट अप्लाई कर रहे हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ध्यान से देखिए फॉर्मूला हमारा x का, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पर बच्चों ये x हमारा यहाँ पे ये 2, ठीक है। x1 हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, x1, इसको y1, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया। तो x1 को x1 ही रहने दीजिए, प्लस x2 हमारा कितना हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो क्या हो जाएगा x1 + 1, 2 2 जा 4, तो x1 इक्वल टू 3। तो बच्चों हमारा x1 निकल आया। इसी तरीके से हम अपना y1 भी निकाल लेंगे, y इक्वल टू y1 + y2/2, ठीक है। तो y कितना हमारा -3, y1 हमें नहीं पता, y2 हमारा 4/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, -6, y1 + 4। तो यहाँ पे बच्चों -6 और ये आपका जो 4 प्लस में है ये इधर आएगा तो -4। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, y1 की वैल्यू आ गई -10, y1 की वैल्यू आ गई आपकी -10। तो x1 3 एंड y1 आपका -10। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो कि हो गया 3, -10, 3, -10। क्वेश्चन हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए कहा था फाइंड करने के लिए, और हमने कोऑर्डिनेट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अगर आप सेक्शन फॉर्मूला से भी करोगे तो भी यही कोऑर्डिनेट आपका निकल के आएगा, ठीक है।
आप ट्राई कर सकते हो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। पहले एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ ए एंड बी, ये ए का कोऑर्डिनेट है -2, -2 एंड बी का कोऑर्डिनेट है बच्चों 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, ये कंडीशन दे दिया, ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। पी जो है ए बी पे लाई करता है, मतलब ए बी पे कहीं पे भी है, ठीक है। तो फटाफट पहले इसको क्वेश्चन को अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। हमें ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये लाइन सेगमेंट है, नाम है इसका ए बी। तो लाइन सेगमेंट हमारा ए बी है, लाइन सेगमेंट हमारा ए बी है। और यहाँ पर ए का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों -2, -2 है, -2, -2। एंड जो बी का कोऑर्डिनेट है ये है 2, -4, 2, -4, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो P है, P ए बी पे लाइक करता है, कहीं पे भी लाइक करता है, मान लीजिए यहाँ पर P है, और हमें कहा गया है कि P के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। P के कोऑर्डिनेट मीन्स कि एक्स वाई हमें फाइंड करने को कहा गया है। अब यहाँ पे हमें दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। रेशियो के बारे में, डायरेक्ट रेशियो की जानकारी कुछ नज़र नहीं आ रहा, और हमें P की कोऑर्डिनेट कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो पर क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखा है, ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। यहाँ से हमें रेशियो के बारे में पता चलेगा। यहाँ से हम रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगाकर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं किस तरह से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, आसान कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 ए पी, और ये हो गया 3AB, 7 से क्रॉस कर दिया। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ए बी, ए टू बी, तो ये इनसे मिलकर बना है ए पी प्लस बी पी। ए पी और बी पी को जब हम जोड़ेंगे तभी तो ए बी बनेगा ना। तो इसका मतलब ए बी की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ, ए पी प्लस बी पी, यस लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ए बी की जगह पर लिखेंगे ए पी प्लस बी पी, ए बी की जगह पर लिखेंगे ए पी प्लस बी पी। अब ए पी 3 इंटू ए बी, सॉरी 3 इंटू ए पी, 3AP प्लस 3 इंटू बी पी, 3BP। अब ए पी को एक तरफ कर दीजिए, तो 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3BP। क्लियर, 7AP माइनस 3AP 4AP इक्वल टू 3BP, 4AP इक्वल टू 3BP। यहाँ तक क्लियर है, यहीं समझ लेते हैं साइड में। तो अब क्या होगा, हमारा AP पहले है तो AP अपॉन BP इक्वल टू 3/4। मैंने क्या करा, AP को यहीं होल्ड किया, BP यहाँ जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, और 3 को वहीं होल्ड किया दूसरी तरफ RHS में ही, और 4 मल्टीप्लाई फिर डिवाइड में चला गया। तो लाइक आप देखो अब यहाँ पे AP बाई BP मतलब AP रेशियो BP क्या हो गया, 3:4। तो हमें यहाँ रिक्वायर्ड रेशियो क्या मिला, 3:4। अब हमें रेशियो मिल चुका है, अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाकर एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और एक्स और वाई के वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1
प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास m1 देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर ये हमारा m1 है, 3 हमारा m1 है, 4 हमारा m2 है, x1 y1 x2 y2। चलिए प्लॉट करते हैं यहाँ पे ध्यान से, x1 y1 x2 y2 m1 m2। तो फॉर्मूले में प्लॉट करते हैं। m1 क्या हमारा 3, x2 क्या हमारा 2, ब्रैकेट का यूज करें, m2 क्या हमारा 4, x1 है क्या हमारा -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 -8 क्योंकि यहाँ माइनस में 2 है, 4 और 3 7। तो बच्चों यहाँ 6 प्लस माइनस, प्लस अंदर के साइन को चेंज नहीं करता, तो यहाँ वैल्यू क्या मिला हमें -2 अपॉन 7, ये x की वैल्यू मिली। इसी तरीके से हम यहाँ पर y की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों m1 इज 3, y2 -4 प्लस m2 4 एंड y1 -2 अपॉन 3 प्लस 4, 4 3 जा 12 -12 एंड 4 2 जा 8 -8, 3 और प्लस 4 7, -12 प्लस अंदर साइन को चेंज नहीं करेगा तो माइनस में ही ओपन होगा, -12 है -8 -20 अपॉन 7। तो बच्चों हमारा यहाँ पे दोनों जो वैल्यू है x और y दोनों की वैल्यू हमारी माइनस में निकल के आई। मीन्स कि हमें जो कोऑर्डिनेट पूछा गया था, कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या निकला, कोऑर्डिनेट ऑफ p जो हमारा निकला है -2/7 -20/7। ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ p निकला, यही हमारा फाइनल आंसर है। चेक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों हमारा ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए का कोऑर्डिनेट है -2, 2 एंड बी 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। कह रहा है कि कोऑर्डिनेट बताइए, लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल हिस्सों में जो बांटा जा रहा है, तो उन पॉइंटों के हमें कोऑर्डिनेट पूछा गया है। हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही हमारा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी था, जहाँ पे वर्ड था ट्राई सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो जिसमें वर्ड था ट्राई सेक्शन में 3 हिस्सों में बांटा था, यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 9 में 4 पार्ट्स में बांट रहा है। दोनों के अंदर सेम पैटर्न में काम होना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप प्रीवियस वीडियो जो अपलोडेड है उसमें आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, डायग्राम देख लीजिए एक, ये आपका ए और बी लाइन सेगमेंट ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है बच्चों -2, 2 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 2, 8। ठीक है, अब ए बी को 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया। देखिए 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट में। नाम दे दीजिए P Q एंड R, P Q R। ठीक है, तो यहाँ पे P Q और R का कोऑर्डिनेट हमें कहा गया है फाइंड आउट करने के लिए। हमें सिर्फ एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और P Q R के कोऑर्डिनेट कहा है फाइंड करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे जो रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर कहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब 1:1:1:1 में बटा पड़ा है।
1:1, 1:1:1, मतलब 1:1 के रेशियो में बटा पड़ा है। तो कहने का मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मुझे कोऑर्डिनेट P का रेशियो चाहिए तो 1:3 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के 1 और 1 2 3। अगर मुझे Q का कोऑर्डिनेट चाहिए तो रेशियो उसके लिए क्या होगा, 2:2। एंड R का अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसके लिए रेशियो क्या होगा, आगे देखिए कितने हैं, 1 2 3, तो 3:1। तो हम यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं, रेशियो फॉर कोऑर्डिनेट P, रेशियो फॉर कोऑर्डिनेट P, P के कोऑर्डिनेट के लिए क्या रेशियो हमारा, 1:1:3, 1:3। उसी तरीके से रेशियो फॉर कोऑर्डिनेट Q, उसके लिए जो रेशियो होगा 1:2 and 1:2, तो 2:2। एंड रेशियो फॉर कोऑर्डिनेट R, उसके लिए बच्चों कितना होगा, 1 2 3, तो 3:1। तो ये रेशियो हमने लिख लिया है। कैसे पता लगाया बता दिया आपको मैंने। और बाकी x1 y1 x2 y2 तीनों ही कोऑर्डिनेट के लिए सेम रहने वाले हैं, मतलब तीनों के कोऑर्डिनेट जब हम फाइंड करेंगे तो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू सेम ही रहेगा। यही x1, ये y1, ये x2 और ये y2 रहने वाला है। चलिए तो 1 by 1 हम तीनों के ही कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो x डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चों m1 1, x2 2 प्लस m2 3, x1 -2 अपॉन 1 प्लस 3 m1 प्लस m2, 1 प्लस 3। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं यहीं साइड में। तो 1:2 2 एंड 3:2 -6, 3:2 -6 एंड 1 प्लस 3 4 प्लस माइनस 2 -6 बच्चों माइनस का 4, -4 अपॉन 4 क्या आ गया हमारा, -1। तो यहाँ पे हमें जो x मिला है, x की वैल्यू जो मिली है हमें, वो x की वैल्यू कितनी मिली है, ध्यान से देखिए x की वैल्यू कितनी मिली है हमें यहाँ पर, -1। यहाँ पे x की वैल्यू हमें -1 मिला है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम y का फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हम y मिल सके, ताकि p के कोऑर्डिनेट हमें पता चले। तो y का फॉर्मूला लगाएंगे, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 अगेन, m1 कितना, m1 1। ठीक है, m1 हमारा 1 है और y2 कितना है, 8 है। तो 1:8 प्लस m2 हमारा 3 है और y1 कितना है, y1 हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, y1 हमारा क्या है, 2 है अपॉन m1 प्लस m2। तो कितना हो गया, 1:8 8, 3:2 6 अपॉन 4, 8 और 6 कितना हो गया, 14 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो बच्चों हमारा y की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर, 7/2, 7/2। तो हम यहाँ लिखेंगे
कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, x की वैल्यू हमारी क्या निकली थी -1, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 7/2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P हो गया। अब इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q फाइंड आउट करते हैं। x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों m1 हमारा 2, देख लीजिए ध्यान से, m1 हमारा 2 और m2 भी 2 है, तो m1 x2 कितना है 2 है, x2 2 है, ठीक है, तो x2 हो गया 2, m2 हमारा फिर 2 और x1 जो है हमारा -2, m1 प्लस m2 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 -4 एंड 2 प्लस 2 4, तो कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, तो बच्चों 0/4 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिली हमें, यहाँ हमें x की वैल्यू मिली है 0। हमने यहाँ x को फाइंड आउट कर लिया, अब हम y फाइंड करेंगे, ठीक है, तो y का फॉर्मूला लगाते हैं, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 हो गया 2 एंड y2 देख लेते हैं, y2 हमारा पता 8 है हमारा, y2 8 और m2 अगेन 2 एंड y1 हमारा 2, y1 हमारा कितना है 2, ठीक है, m1 प्लस m2 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 एंड 2 2 जा 4 अपॉन 4 20/4, 4 5 जा 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो गया हमारा 0,5। क्लियर, सभी में सेम कैलकुलेशन होना है, बस रेशियो चेंज हो रहा है। अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ R निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ R का कोऑर्डिनेट, तो R के कोऑर्डिनेट के लिए रेशियो क्या है 3:1, ठीक है, और सेम है x1 y1 x2 y2 3:1। x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 बच्चे 3 और x2 हो गया हमारा 2 प्लस m2 हमारा 1 और x1 हमारा -2। क्लियर, m1 3 प्लस 1, 3 2 जा 6 एंड -2 1 -2, तो बच्चों यहाँ क्या हो गया हमारा, देखिए ध्यान से, प्लस माइनस माइनस 6 -2 4, 4/4, तो कितना आ गया 1 टाइम में गया, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 कैलकुलेट हो गई। अब हम y कैलकुलेट करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 3 एंड y2 8 प्लस m2 1 y1 2 अपॉन m1 प्लस m2, 8 3 जा 24 एंड 2 1 जा 2 अपॉन 4, 26/4, 26/4, तो कितना हो जाएगा 13 और 2,
तो 13/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13/2। तो यहाँ बच्चों हमारा जो कोऑर्डिनेट निकल के आया है, ये कोऑर्डिनेट निकला है कोऑर्डिनेट ऑफ r, जो कि निकला है 1,13/2, 1,13/2। ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ r निकल गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। आप चेक कर लीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन लेंथी है बट आसान है, एक ही पैटर्न पे काम कर रहा है। हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या इंटरेस्टिंग है, चलिए चेक करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus if its vertices are 3,0, 4,5, -1,4 and -2,1 taken in order। मतलब कह रहा है कि रोम्बस के ये वर्टिसेस हैं, हमें रोम्बस का एरिया चाहिए। हिंट भी कर रखा है एरिया ऑफ रोम्बस, आपको भी पता होगा एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ अ डायगोनल। तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस तो पता ही है ऑलरेडी। तो पहले हम क्या करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं और फटाफट कैलकुलेट करते, करना कैसे देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट A 3,0, B 4,5 नाम दे दिया हमने, C -1,4 एंड D -2,-1। रोम्बस बना लेते हैं एक हम यहाँ पर, बना लिया A B C D। ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3,0, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 4,5, सी का कोऑर्डिनेट हो गया -1,4 एंड डी का कोऑर्डिनेट हो गया -2, -1, -2, -1। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब यहाँ पर जो अगर हमें रोम्बस का एरिया चाहिए, उसके लिए मुझे डायगोनल चाहिए होगा, तभी तो मैं रोम्बस के एरिया, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो डायगोनल 1 AC एंड डायगोनल 2 BD, मुझे AC और BD का लेंथ चाहिए। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। 7.1 एक्सरसाइज में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, उसका भी वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर चेकआउट करें उसको और वहाँ से समझें अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो। हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ये दोनों डायगोनल की लेंथ पता लगा लेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो फटाफट हम डायगोनल की लेंथ निकालते चलिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला डायगोनल है AC, तो AC का हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ AC रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए ध्यान से करते हैं, वैल्यू प्लॉट करते हैं। तो x1 y1 x2 y2, तो हमारा x1 क्या है यहाँ पर 3 और x2 क्या है हमारा -1। तो x2 - x1 मतलब -1 -3 का स्क्वायर, -1 एंड -3 का स्क्वायर एंड 4 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर। प्लॉटिंग कर दिया। चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं। -1 -4, -1 -3 बच्चों, -4 का स्क्वायर एंड 4 - 0 4 का स्क्वायर, क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया √32। √32 कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 4 √2 यूनिट
4√2 यूनिट। 32 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 4√2 निकलेगा आपका। इसी तरह से अब डिस्टेंस ऑफ क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ BD, डिस्टेंस ऑफ BD। चलिए हम डिस्टेंस ऑफ BD कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ BD, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x2 और x1 क्या है हमारा, x -2 और 4, तो -2 -4 प्लस अब क्या -1 -5, ठीक है। फॉर्मूले का माइनस है यहाँ पे दोनों में, इसमें तो ये क्या हो जाएगा कैलकुलेट करके, -2 -4 -6 का स्क्वायर -1 -5 -6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 कितना हो गया, √72। अब बच्चों जो हम 72 का फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, तो हमारा क्या होगा, अगर हम इसको पेयर बनाते हैं तो कितना निकलेगा, ध्यान से देखें। 72 यहाँ पे रफली कर लेते हैं, 72 36, तो सिंपली हम क्या देख रहे हैं, 6√2 यूनिट, 6√2 यूनिट हमारा ये डिस्टेंस ऑफ BD निकला, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ BD निकला। अब क्या करेंगे, अब हमें एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस, हमें रोम्बस का एरिया पूछा हुआ था, तो एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2 एंड हाफ इंटू D1 इज AC एंड D2 इज BD, हाफ इंटू AC का लेंथ है 4√2 एंड BD का लेंथ है 6√2। ध्यान से कैलकुलेट करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब देखिए 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड √2 एंड √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 12 2 जा कितना हो गया, 12 2 जा 24, 24 स्क्वायर यूनिट्स, 24 स्क्वायर यूनिट ये एरिया ऑफ अ रोम्बस निकल के आया है। चेक कर लो आप। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के अंदर में 7.2 में सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 1 से 2 बार आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा। और बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से हमें उस एक्सरसाइज को करना है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों अभी 7 चैप्टर के हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, और इन दोनों टॉपिक से हमारे 2 एक्सरसाइज हो चुके हैं और दोनों के ही एक्सरसाइज के वीडियो अपलोड हो गए। तो आप दोनों ही एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। तो मिलते हैं आपसे।